मैं दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक से आपके प्रारंभ में आज आपके साथ आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मुझे कॉलेज से कभी स्नातक की उपाधि नहीं मिली। सच कहा जाए तो यह कॉलेज ग्रेजुएशन के सबसे करीब है। आज मैं आपको अपने जीवन से 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। इतना ही। कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ 3 कहानियाँ। पहली कहानी डॉट्स जोड़ने के बारे में है। मैं पहले 6 महीनों के बाद रीड कॉलेज से बाहर हो गया, लेकिन फिर ड्रॉप इन के रूप में एक और 18 महीने तक रहा, इससे पहले कि मैं वास्तव में छोड़ दूं। तो मैं क्यों छूट गया? मेरे जन्म से पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। मेरी जैविक माँ एक युवा अविवाहित कॉलेज स्नातक छात्रा थी और उसने मुझे गोद लेने के लिए रखने का फैसला किया। उसने बहुत दृढ़ता से महसूस किया कि मुझे कॉलेज के स्नातकों द्वारा अपनाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे लिए एक वकील और उसकी पत्नी द्वारा जन्म के समय गोद लेने के लिए सब कुछ तैयार था। सिवाय इसके कि जब मैं बाहर आया तो उन्होंने आखिरी समय में फैसला किया कि वे वास्तव में एक लड़की चाहते हैं। इसलिए मेरे माता पिता, जो प्रतीक्षा सूची में थे, को आधी रात को फोन आया और पूछा, हमारे पास एक अप्रत्याशित बच्चा है, क्या आप उन्हें चाहते हैं? उन्होंने कहा, बेशक। मेरी जैविक माँ को बाद में पता चला कि मेरी माँ ने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया था और मेरे पिता ने कभी हाई स्कूल से स्नातक नहीं किया था। उसने गोद लेने के अंतिम कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। वो कुछ महीने बाद ही मान गई जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि मैं किसी दिन कॉलेज जाऊंगा। और 17 साल बाद मैं कॉलेज के लिए गया। लेकिन मैंने भोलेपन से एक कॉलेज चुना जो लगभग स्टैनफोर्ड जितना महंगा था, और मेरे कामकाजी वर्ग के माता पिता की सारी बचत मेरे कॉलेज के ट्यूशन पर खर्च की जा रही थी। 6 महीने के बाद मैं इसमें मूल्य नहीं देख सका। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता हूँ, और मुझे नहीं पता कि कॉलेज मुझे यह पता लगाने में कैसे मदद करेगा। और यहाँ मैं वो सारा पैसा खर्च कर रहा था जो मेरे माता पिता ने उनकी पूरी जिंदगी बचाई थी। इसलिए मैंने बाहर निकलने का फैसला किया और भरोसा किया कि यह सब ठीक हो जाएगा। यह उस समय बहुत डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो यह मेरे अब तक के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। जिस क्षण मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैं उन आवश्यक कक्षाओं को लेना बंद कर सकता था जिनमें मेरी रुचि नहीं थी, और जो दिलचस्प लग रही थी, उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया। यह सब रोमांटिक नहीं था। मेरे पास एक छात्रावास का कमरा नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोता था। मैंने भोजन खरीदने के लिए 5 सेंट्स जमा राशि के लिए कोक की बोतलें लौटा दी, और मैं हर रविवार की रात शहर भर में 7 मील पैदल चलकर एक अच्छा भोजन प्राप्त करता था। हरे कृष्ण मंदिर में एक सप्ताह भोजन। मैं इसे प्यार करता था। और जो कुछ मैंने अपनी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का पालन करके ठोकर खाई, वो बाद में अमूल्य निकला। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उस समय के रीड कॉलेज ने शायद देश में सबसे अच्छा सुलेख शिक्षा प्रदान की। पूरे परिसर में हर पोस्टर, हर दराज पर हर लेबल खूबसूरती से हाथ से सुलेखित था। क्योंकि मैं बाहर हो गया था और मुझे सामान्य कक्षाएं नहीं लेनी पड़ी, इसलिए मैंने यह सीखने के लिए एक सुलेख कक्षा लेने का फैसला किया कि यह कैसे करना है। मैंने सेरिफ और sans सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा, विभिन्न अक्षर संयोजनों के बीच स्थान की मात्रा को अलग अलग करने के बारे में, जो महान टाइपोग्राफी को महान बनाता है। यह एक तरह से सुंदर, ऐतिहासिक, कलात्मक रूप से सूक्ष्म था जिसे विज्ञान पकड़ नहीं सकता था, और मुझे यह आकर्षक लगा। इनमें से किसी को भी मेरे जीवन में किसी व्यवहारिक अनुप्रयोग की आशा तक नहीं थी। लेकिन 10 साल बाद, जब हम पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तो यह सब मेरे पास वापस आ गया। और हमने मैक में यह सब बनाया है। यह सुंदर मुद्रणकला के साथ पहला कंप्यूटर था। अगर मैं कॉलेज में उस एकल पाठ्यक्रम में कभी नहीं गिरा होता, तो मैक में कभी भी कई टाइपफेस या आनुपातिक रूप से स्थान वाले फ़ॉन्ट नहीं होते। और चूंकि विंडोज ने अभी मैक की प्रतिलिपि बनाई है, इसलिए संभव है कि कोई व्यक्तिगत कंप्यूटर उनके पास ना हो। अगर मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती, तो मैं इस सुलेख कक्षा में कभी नहीं जाता, और व्यक्तिगत कंप्यूटरों में वे अद्भुत टाइपोग्राफी नहीं होती जो वे करते हैं। बेशक जब मैं कॉलेज में था तो आगे देख रहे बिंदुओं को जोड़ना असंभव था। लेकिन 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखना बहुत बहुत स्पष्ट था। फिर से, आप आगे देख रहे बिंदुओं को कनेक्ट नहीं कर सकते। आप उन्हें केवल पीछे की ओर देखते हुए कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा करना होगा कि आपके भविष्य में डॉट्स किसी न किसी तरह से जुड़ेंगे। आपको किसी चीज पर भरोसा करना होगा, आपका पेट, भाग्य, जीवन, कर्म, जो भी हो।
इस दृष्टिकोण ने मुझे कभी निराश नहीं किया और इसने मेरे जीवन में सभी बदलाव लाए हैं। मेरी दूसरी कहानी प्यार और धोखा देने के बारे में है। मैं भाग्यशाली था, मुझे वो मिला जो मुझे जीवन में जल्दी करना पसंद था। वॉज और मैंने 20 साल की उम्र में अपने माता पिता के गराज में एप्पल की शुरुआत की। हमने कड़ी मेहनत की और 10 वर्षों में एप्पल हम दोनों के गराज में 4000 से अधिक कर्मचारियों के साथ $2 बिलियन की कंपनी बन गया। हमने अभी अभी अपनी बेहतरीन रचना मैकिंटोश को 1 साल पहले जारी किया था और मैं अभी 30 साल का हुआ था। और फिर मुझे निकाल दिया गया। आपने जिस कंपनी को शुरू किया है उससे आप कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, जैसे जैसे एप्पल का विकास हुआ, हमने किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रखा जो मुझे लगा कि मेरे साथ कंपनी चलाने के लिए बहुत प्रतिभाशाली है, और पहले साल या तो चीजें अच्छी तरह से चली गईं। लेकिन फिर भविष्य के बारे में हमारी दृष्टि अलग होने लगी और अंततः हमारा पतन हो गया। जब हमने किया तो हमारे निदेशक मंडल ने उनका साथ दिया। इसलिए 30 में मैं बाहर था, और बहुत सार्वजनिक रूप से बाहर। मेरे पूरे वयस्क जीवन का जो ध्यान था वो चला गया था और यह विनाशकारी था। मैं वास्तव में नहीं जानता था कि कुछ महीनों के लिए क्या करना है। मुझे लगा कि मैंने पिछली पीढ़ी के उद्यमियों को निराश कर दिया है, कि मैंने पैटर्न को छोड़ दिया था क्योंकि यह मुझे दिया जा रहा था। मैं डेविड पैकार्ड और बॉब नॉरिस से मिला और इतनी बुरी तरह से पंगा लेने के लिए माफी मांगने की कोशिश की। मैं एक बहुत ही सार्वजनिक विफलता थी और मैंने घाटी से भागने के बारे में भी सोचा था। लेकिन धीरे धीरे मुझ पर कुछ होने लगा। मैंने जो किया उससे मुझे अब भी प्यार था। एप्पल में घटनाओं की बारी उस एक मिनट में नहीं बदली थी। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन मैं अभी भी प्यार में था। और इस तरह मैंने आरंभ करने का फैसला किया। मैंने इसे तब नहीं देखा था, लेकिन यह पता चला कि एप्पल से निकाल दिया जाना सबसे अच्छी बात थी जो मेरे साथ कभी भी हो सकती थी। सफल होने के भारीपन को फिर से एक शुरुआत करने वाले के हल्केपन से बदल दिया गया था, हर चीज के बारे में कम निश्चित। इसने मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक दौरों में से एक में प्रवेश करने के लिए मुक्त कर दिया। अगले 5 वर्षों के दौरान मैंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी शुरू की, पिक्सर नाम की एक और कंपनी, और एक अद्भुत महिला से प्यार हो गया जो मेरी पत्नी बनेगी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और अब यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया। मैं एप्पल में वापस आ गया और नेक्स्ट में हमने जो तकनीक विकसित की वो एप्पल के वर्तमान पुनर्जागरण के केंद्र में है। और लॉरेने और मेरे पास है एक अद्भुत परिवार एक साथ। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे एप्पल से निकाल नहीं दिया गया होता तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। यह भयानक चखने वाली दवा थी, लेकिन मुझे लगता है कि रोगी को इसकी आवश्यकता थी। कभी कभी जीवन आपके सिर में ईंट से वार करता है। विश्वास मत खोना। मुझे विश्वास है कि केवल एक चीज जिसने मुझे आगे बढ़ाया वो यह थी कि मैंने जो किया उससे मुझे प्यार था। आपको वो ढूंढना है जो आपको पसंद है, और यह आपके काम के लिए उतना ही सच है जितना कि आपके प्रेमियों के लिए। आपका काम आपके जीवन के एक बड़े हिस्से को भरने वाला है, और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जिस काम को महान मानते हैं उसे करें। और महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। यदि आपने इसे अभी तक नहीं पाया है तो देखते रहें। समझौता मत करो। दिल के सभी मामलों की तरह आपको पता चल जाएगा कि यह कब मिलेगा। और किसी भी महान रिश्ते की तरह जैसे जैसे साल बीतते हैं यह बेहतर और बेहतर होता जाता है। तो जब तक आप इसे खोज नहीं लेते, तलाश करते रहिए। समझौता मत करो। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक उद्धरण पढ़ा जो कुछ इस तरह था: यदि आप हर दिन ऐसे जीते हैं जैसे कि यह आपका आखिरी दिन था, तो आप निश्चित रूप से सही होंगे। इसने मुझ पर एक छाप छोड़ी, और तब से पिछले 33 वर्षों से मैंने हर सुबह आईने में देखा है और खुद से पूछा है, अगर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करना चाहता जो मैं करने वाला हूँ आज करो। और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं होता है तो मुझे पता है कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। यह याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा जीवन में बड़े चुनाव करने में मेरी मदद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। क्योंकि लगभग सब कुछ, सभी बाहरी अपेक्षाएं, सभी गर्व, शर्मिंदगी या असफलता के सभी भय, ये चीजें मृत्यु के सामने गिर जाती हैं, केवल वही छोड़ती हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह याद रखना कि आप मरने वाले हैं, यह सबसे अच्छा तरीका है जिससे मैं जानता हूं कि इस सोच के जाल से बचने के लिए कि आपके पास खोने के लिए कुछ है।
तुम पहले से ही नग्न हो। अपने दिल की बात न मानने का कोई कारण नहीं है। लगभग 1 साल पहले मुझ में कैंसर की पहचान की गई। मेरा सुबह 7:30 बजे स्कैन हुआ था और इसमें स्पष्ट रूप से मेरे अग्न्याशय पर एक ट्यूमर दिखाई दे रहा था। मुझे यह भी नहीं पता था कि अग्न्याशय क्या होता है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि यह लगभग निश्चित रूप से एक प्रकार का कैंसर है जो लाइलाज है और मुझे 3 से 6 महीने से अधिक जीवित रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मेरे डॉक्टर ने मुझे घर जाने और अपने मामलों को ठीक करने की सलाह दी, जो कि मरने की तैयारी के लिए डॉक्टर का कोड है। इसका मतलब है कि अपने बच्चों को वो सब कुछ बताने की कोशिश करें जो आपने सोचा था कि आपके पास अगले 10 वर्षों में उन्हें कुछ ही महीनों में बताने का समय होगा। इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि सब कुछ बटन पर है ताकि यह आपके परिवार के लिए जितना संभव हो सके उतना आसान हो। इसका मतलब आप सबको विदा कहना। मैं सारा दिन की निदान के साथ रहते थे। बाद में उस शाम मेरी बायोप्सी हुई, जहां उन्होंने मेरे गले के नीचे, मेरे पेट के माध्यम से और मेरी आंतों में एक एंडोस्कोप चिपका दिया, मेरे अग्न्याशय में एक सुई डाली और ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं प्राप्त की। मुझे बेहोश कर दिया गया था, लेकिन मेरी पत्नी, जो वहां मौजूद थी, ने मुझे बताया कि जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के तहत कोशिकाओं को देखा तो डॉक्टर रोने लगे क्योंकि यह अग्न्याशय के कैंसर का एक बहुत ही दुर्लभ रूप निकला, जिसे सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। मेरी सर्जरी हुई थी और अब मैं ठीक हूँ। यह मृत्यु का सामना करने के मेरे सबसे करीब था और मुझे आशा है कि यह कुछ और दशकों के लिए मेरे सबसे करीब होगा। इसके माध्यम से जीने के बाद अब मैं आपको यह कुछ अधिक निश्चितता के साथ कह सकता हूँ, जब मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक अवधारणा थी। कोई भी मरना नहीं चाहता है। जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वे भी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहते। और तब भी मृत्यु एक ऐसा ठिकाना है जिसे हम सब साझा करते हैं। इससे कोई भी नहीं बच सका है। और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु बहुत संभव है कि जीवन का सबसे अच्छा आविष्कार हो। यह जीवन का परिवर्तन एजेंट है। यह नए के लिए रास्ता बनाने के लिए पुराने को साफ करता है। अभी आप नए हैं, लेकिन किसी दिन अब से ज्यादा समय नहीं, आप धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे और साफ हो जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए क्षमा करें, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और का जीवन जीने में बर्बाद न करें। हठधर्मिता में मत फंसो जो अन्य लोगों की सोच के परिणामों के साथ जी रहा है। दूसरों की राय के शोर को अपने भीतर की आवाज को डूबने न दें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का पालन करने का साहस रखें। वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब गौण है। जब मैं छोटा था, द होल अर्थ कैटलॉग नामक एक अद्भुत प्रकाशन था, जो मेरी पीढ़ी के बाइबलों में से एक था। इसे स्टीवर्ट ब्रांड नाम के एक साथी ने मेनलो पार्क में बनाया था और उन्होंने इसे अपने काव्यात्मक स्पर्श से जीवंत किया। यह 1960 के दशक के अंत में पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप प्रकाशन से पहले था, इसलिए यह सब टाइपराइटर, कैंची और पोलरॉइड कैमरों से बनाया गया था। यह गूगल के आने से 35 साल पहले पेपरबैक रूप में गूगल की तरह था। यह आदर्शवादी था और साफ सुथरे उपकरणों और महान धारणाओं से भरा हुआ था। स्टीवर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के कई मुद्दों को रखा, और फिर जब इसने अपना पाठ्यक्रम चलाया तो उन्होंने एक अंतिम मुद्दा रखा। 1970 के दशक के मध्य की बात है और मैं तुम्हारी उम्र का था। उनके अंतिम अंक के पिछले कवर पर सुबह की ग्रामीण सड़क की एक तस्वीर थी, जिस तरह से आप खुद को सहयात्री पाते हुए पा सकते हैं यदि आप इतने साहसी थे। उसके नीचे शब्द थे, भूखे रहो, मूर्ख रहो। साइन करते ही यह उनका विदाई संदेश था। भूखे रहो, मूर्ख रहो। और मैंने हमेशा खुद के लिए यह कामना की है। और अब, जैसा कि आप नए सिरे से शुरू करने के लिए स्नातक हैं, मैं आपके लिए यही कामना करता हूँ। भूखे रहो, मूर्ख रहो।